अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज हमने हुरगादा से लक्सर जाना, जहाँ से हम लक्सर से असवान तक एक 5 दिन का नाइल क्रूज़ जो है वो ज्वाइन करेंगे। ये हमारा होटल है लक्सर के अंदर एराकान, और ये हमारी बालकनी से नाइल का मंज़र। एक रात लक्सर में होटल में गुजारने के बाद आज हम अपना क्रूज़ ज्वाइन करेंगे और हमारे शिप का नाम है ज़ैना। ये बड़े बड़े लग्जरी शिप्स होते हैं। आप यूँ समझें कि नाइल पे तैरते हुए होटल है जिसमें अकोमोडेशन भी होती है, आपका अपने बेडरूम्स हैं जिनमें अटैच्ड बाथरूम्स हैं। आइए आपको अपना कमरा दिखाते हैं शिप के ऊपर। कॉरिडोर में चलते 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 और ये 411 नंबर कमरा हमारा। नॉक करें और लैला कमरे में मौजूद है। आइए आपको रूम दिखाते हैं। ये अटैच्ड बाथ है, किसी भी होटल के स्टैंडर्ड बाथरूम की तरह, शावर सब कुछ। और कमरे में नॉर्मल यूटिलिटीज़, नीचे फ्रिज, सेफ और एक डबल बेड। सामने खुली सी बड़ी सी विंडो है जिस पे से नाइल का पूरा व्यू आता है। ये हमारा पहला लंच है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब के बुफ़े लगते हैं जो कि किसी भी 5 स्टार बुफ़े से कम नहीं होते हैं। ये सारा खाना लैला ने अपने लिए इकट्ठा किया, मेरा सिर्फ सूप है। आइए आपको बाकी शिप की सैर कराते हैं। इस शिप के 4 फ्लोर्स हैं, जिसमें से नीचे वाले फ्लोर में डाइनिंग हॉल है, फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सिटिंग लाउंज है जिसमें ड्रिंक्स और पार्टीज़ और बाकी सारी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं। 3 फ्लोर्स पे रूम्स हैं और छत पे सन डेक। इसके अलावा शॉप्स भी। आइए सन डेक पे चलते हैं। एक बहुत बड़ी ओपन एयर स्पेस है शिप के ऊपर जिसमें स्विमिंग पूल है, सन बाथ लेने के लिए बेड्स हैं, कवर्ड एरिया है। यहाँ पे एक कैफ़े है जो ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी वगैरह सर्व करते हैं। टॉवल्स रखे हैं ताकि आप स्विमिंग पूल में नहा के बाद में ड्राई कर सकें, और मौसम के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। रिलैक्स करें, चिल करें। ये बार है यहाँ पे ड्रिंक्स और कॉफ़ी, टी वगैरह सर्व होती है। लैला ने काउच पे चिल करने का ही फ़ैसला किया। लक्सर से असवान के ये नाइल क्रूज़ ऑल इंक्लूसिव होते हैं, यानी आपका क़याम भी शिप पे होता है और तमाम मील्स भी। और इस दरमियान में जितनी जगह दरमियान में आती हैं उन सब की आपको सियाहत कराई जाती है। आज हम सबसे पहले कारनेक टेम्पल आए हैं। ये टेम्पल गॉड अमुन रा के लिए 1970 BC में बनाया गया था, गरचे इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फिर बाद में रामेसिस II ने तकरीबन 1279 BC के एरिया के अरसे के दरमियान किया था। इस टेम्पल की एक ख़ास बात यह है कि ये इबादतगाह के अलावा इसकी ऊपर की मंजिल में महल भी था, और गालिब मकान ये है जिसकी विंडोज़ ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। इसमें ये वर्टिकल विंडोज़ वाली जो जगह है, ये वाली, ये फ़ेरोज़ का पैलेस था जो कि टेम्पल के ऊपर बना हुआ है। और गालिब इम्कान ये है कि रामेसिस II जो कि हज़रत मूसा से टक्कर लेने वाला फ़िरौन था, इब्तदाई दिनों में इसी जगह पे क़याम पज़ीर था। गरचे बाद में रामेसिस ने इजिप्ट का जो कैपिटल है उसको लक्सर से एक शहर पारेमिसिस में शिफ्ट कर दिया था। ये शहर आज तक दरियाफ़्त नहीं हो सका, लेकिन ख़्याल ये है कि ये कंतीर की जगह पे वाक़ था। कंतीर एक कस्बा है जो कि कायरो अलेक्जेंड्रिया के दरमियान ईस्ट साइड पे मंसूरा और इस्माइलिया के दरमियान कहीं वाक़ है।
कार्निक टेम्पल देखने के बाद हम लक्सर टेम्पल देखने पहुँचे, जो कि लक्सर शहर के ऐन दरमियान में है और अमुन रा गॉड की बीवी मुट के लिए बनाया गया। लक्सर टेम्पल से कार्निक टेम्पल तक 2 किलोमीटर लंबी ये स्फिंक्स एवेन्यू है। इसको स्फिंक्स एवेन्यू इसलिए कहते हैं कि इसकी दोनों तरफ स्फिंक्स यानी अबुल हॉल के 1057 मुजस्मे 2 किलोमीटर लंबाई में चले जाते हैं। इस टेम्पल की 2 ऑब्लिस्क में से एक ऑब्लिस्क जो है वो फ्रांस को तोहफे के तौर पे दी गई थी, जो कि अब पेरिस के मशहूर चौराहे कंकॉर्ड में नस्ब है। इस टेम्पल में नस्ब ज़्यादातर मुजस्मे रामेसिस II के हैं और इसके फेस पे 6 मुजस्मे रामेसिस II के, जिसमें उसको ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में दिखाया गया है। और सबसे लेफ़्ट वाला मुजस्मा उसकी मौत के बाद का है। ये सामने 6 रामेसिस के मुजस्मे हैं। वापसी पर शाम को हमारा शिप में डिनर। आइए रात को सोने से पहले कुछ वक्त ऊपर ओपन एयर डेक पे गुजारते हैं। आज अलग सुबह 4:30 बजे हमने हॉट एयर बलून राइड पे जाना है और लैला के हाथ में हमारे ब्रेकफास्ट के लिफाफे हैं। हॉट एयर बलून के लिए एक छोटी बोट यानी फ्लूशा पे बैठ के हमने नाइल क्रॉस किया और वेस्ट एंड पे गए। हमारे पहुंचने तक कुछ बैलून ऑलरेडी हवा में। हमें बताया गया है कि ये ऊपर वाला बलून हमारा है, जब ये अब नीचे डाउन होगा तो अगली बारी हमारी है इस पे जाने की। बलून राइड से पहले हमारे ग्रुप की फन एक्टिविटी। हमारे बलून में हॉट एयर भरी जा रही है। आइए छलांग मार के बलून की बास्केट में सवार हो जाइए। खुदा हाफिज़, मिलते हैं राइड के बाद। राइड से पहले हमें लैंडिंग के लिए सेफ्टी प्रैक्टिस कराई जा रही है। बाय बाय, हमारा बलून हवा में बुलंद हो रहा है। हॉट एयर बलून से नीचे का मंजर। ये कैलिप्साई ऑफ मैनन है, जो कि असल में फिरौन एमेनहोटप III के 2 मुजस्मे हैं। इस पहाड़ के पीछे वैली ऑफ द किंग है, जहाँ पे 63 फिरौनों के मकबरे ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं। हमारी फ़्लाइट के दौरान मशरिक़ से सूरज तुलू हो रहा है। और ये सामने मशहूर फ़ारो क्वीन हटशपसुट का टेम्पल नज़र आ रहा है। हॉट एयर बलून की फ़्लाइट के बाद इसकी सेफ लैंडिंग भी एक बहुत महारत का काम है। जब तक लैंडिंग मुकम्मल नहीं हो जाती और बलून को सेफली समेट नहीं लिया जाता, तमाम लोग बास्केट में ही मौजूद रहते हैं।
बलून की फ़्लाइट मुकम्मल करने के बाद हमें फ़्लाइट कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया। और ये है वैली ऑफ द किंग, जहाँ पे लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों को खोदकर ज़ेरे ज़मीन फ़िरौनों के मकबरे तामीर किए गए। इनमें से 63 मकबरे ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से सबसे पुराना मकबरा जो है वो फ़िरौन टुटमोस I का है, जो 1539 BC में बनाया गया, और सबसे आखिरी रामेसेस द 11th का है, जो कि 1075 BC में बनाया गया। इन मकबरों में फ़िरौनों की मम्मियों को दफन करने के बाद इन्हें सील कर दिया जाता था ताकि कोई पहचान ना सके और इनको लूट ना ले। उसके बावजूद एक के अलावा तमाम मकबरों को लोगों ने लूट ही लिया। आइए आपको रामेसेस 9 के मकबरे के अंदर लेकर चलते हैं। इस मकबरे में हीरोग्लिफिक राइटिंग्स अब भी बहुत खूबसूरत कलर्स में बहुत प्रोमिनेंटली मौजूद हैं। दीवार पे बनी इन तस्वीर और हीरोग्लिफिक्स में उस ज़माने की हिस्ट्री, रिवायात और वाक़यात जो है वो तफसील के साथ दर्ज है। और अब चलते हैं फ़िरौन मिरमपटा के मकबरे में, जो ज़मीन से 480 फुट की गहराई में है। मिरमपटा रामेसेस II का बेटा और सेटी I का पोता था, और गालिब गुमान यह है कि इन तीनों में से ही कोई एक वो था जिसने हज़रत मूसा से टक्कर ली थी, यानी वो हज़रत मूसा का फ़िरौन था। अक्सर मौरख इस बात का ख्याल मान रखते हैं कि रामेसेस II यानी मिरमपटा का बाप जो है वो मूसा का फ़िरौन था, और ये सबसे आखिर में नीचे जाके सार्कोफेगस यानी कॉफिन है मिरमपटा का, जिसमें उसको बरी किया गया था, और इसी की दूसरी तरफ उसका सार्कोफेगस पड़ा हुआ है। पत्थर के बने हुए सार्कोफेगस पे मरने वाले की शक्ल को हू बहू मुख्तलिफ रंगों से बनाया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में ख्याल ये था कि रूह जब वापस मकबरे में दाखिल होगी तो वो इसी जिस्म में दाखिल होकर दूसरी ज़िंदगी का बायस बनेगी। इसलिए सार्कोफेगस पे मरने वाले की एग्जैक्ट शबीह बनाई जाती थी ताकि रूह उसको पहचान सके। वैली ऑफ किंग के बाद सोविनियर्स की वर्कशॉप और शोरूम की सैर, जहाँ पे ख़ास तौर पे दिलचस्प चीज़ जो है वो एलाबास्टर की बनी हुई चीज़ें थी। ये एक ट्रांसपेरेंट स्टोन है जिसमें से लाइट नज़र आती है। और ये है क्वीन हटशपसुट का टेम्पल, जो कि ख़ुद एक फ़िरौन थी। फ़ारो क्वीन हटशपसुट न सिर्फ ख़ुद फ़िरौन के तौर पे हुक्मरान रही, बल्कि वो फ़िरौन टटमुस I की बेटी, फ़िरौन टटमुस II की बीवी और फ़िरौन टटमुस III की सौतेली माँ थी। रीगल स्टेटस हासिल करने के लिए उसने अपने भाई टटमुस II से शादी की थी। हटशपसुट की वफ़ात के बाद उसका सौतेला बेटा टटमुस III जो है वो फ़िरौन बना। उसका हमेशा अपनी माँ से झगड़ा रहा और उसने बहुत कोशिश की कि तरीक़ से उसका नाम मिटा दे, लेकिन इसमें नाकाम रहा। सारे दिन की लंबी सैर के बाद जब शिप पे वापस आए तो हमारा बेड बिल्कुल रेडी था, और साथ ही आलीशान लंच भी तैयार था। लंच के बाद थोड़ा सा आराम करके आइए सनसेट देखने के लिए शिप के सन डेक पे चलते हैं। सन डेक पर इस वक्त शाम की चाय सर्व हो रही है।
कुछ लोग स्विमिंग पूल को एंजॉय कर रहे हैं। नील के किनारे गन्ने के वसी खेत। लैला सन डेक पे आफ्टरनून टी एंजॉय करते हुए। अरे बाबा, मिस्री भी बिजनेस का कोई मौका हाथ से नहीं जान देते। देखें, ये छोटी सी बोट है जिसको उन्होंने रस्सी से शिप के साथ बांध लिया हुआ है और ये शिप के साथ साथ चल रही है, जहाँ से ये दो अफराद मुख्तलिफ कपड़े जो सन डेक पे मौजूद ख़वातीन हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कढ़ाई की हुई और खड़ी पे बनी हुई मुख्तलिफ चादरें, तौलिए, शॉलें जो है वो प्लास्टिक के थैलों में बंद करके ऊपर सन डेक पे फेंकते हैं और सन डेक पे मौजूद लोग, ख़ुसूसन ख़वातीन, इसमें से मुख्तलिफ जो चीज़ें उनको पसंद आती हैं उसका भाव जो है मोल तोल करती हैं इनसे, और फिर जब सौदा तय हो जाता है तो पैसे प्लास्टिक के थैलों में डाल के वापस कश्ती पे फेंक दिए जाते हैं। कमाल बिजनेस है। ये देखिए, ये पैकेट नीचे से कश्ती से ऊपर आया 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 और आ गया और शिप पर मौजूद ख़वातीन अपनी पसंद की चीज़ें चूज़ कर रही हैं और कश्ती वालों से ऊपर से ही मोल तोल में मसरूफ़ हैं। रात की सेलिंग के बाद हमारा शिप नील के मगरबी किनारे पे एडफू के मकाम पे लगांदाज हुआ और हम एक बग्गी पे बैठ के एडफू टेम्पल देखने गए। एडफू टेम्पल की ख़ास बात यह है कि ये वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे पे है, जबकि अक्सर टेम्पल जो हैं वो मशरकी किनारे पे होते हैं। ये टेम्पल गॉड हॉरस के एजाज़ में बनाया गया है, जो कि फ़ैल्कन, जिसका हेड फ़ैल्कन यानी उकाब की तरह का होता है, और ये एक मिक्स टेम्पल है, यानी इसमें इजिप्शियन जो ओल्ड रिलीजन है उसके भी तमाम निशानात मिलते हैं और जो ग्रीक रिलीजन्स हैं, जो ग्रीक जिसको फॉलो करते थे उसके भी निशानात मिलते हैं। एक और अहम बात जो इस टेम्पल के बारे में है वो ये है कि ये शायद सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड है, इसका फसाड मुकम्मल तौर पे प्रिजर्व्ड है, जिसकी एक वजह तो ये है कि नाइल से कुछ दूर है, इसलिए नाइल की फ्लडिंग से बचा रहा है। दूसरा, इसके इर्द गिर्द एक मुकम्मल बाउंड्री वॉल है जो कि इसको मुख्तलिफ ज़माने की जो एट्रेशन है उससे बचाती रही है, और फिर ये निस्बतन नया भी है। ये ग्रीक दौर हुकूमत यानी टॉलेमिक दौर में, ईरा में बना है 237 से 57 क़ब्ल मसीह के दौरान। दोपहर को एडफू टेम्पल की सैर के बाद जब वापस लौटे तो लंच के बाद अक्सर लोग जो है वो हमारे साथी शिप के सन डेक पे आ गए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की मीठी धूप और ठंडी हवा। तो अक्सर लोगों ने सन डेक पे ही चिल किया। थोड़ी ही देर बाद सन डेक के जो कैफ़े है उससे टी, कॉफ़ी और ड्रिंक्स होने लगे और हमारे साथ से कई और शिप जो है हमें क्रॉस करके गए। हमारे शिप ने आज कुम ओम्बो नामी जगह पे लंगर अंदाज होना है और कल हम वहाँ से कुम ओम्बो टेम्पल देखने के लिए जाएंगे। इजिप्शियन ट्रेन, नाइल में हमारे साथ मौजूद एक और लग्जरी शिप और साथ ही दूसरी तरफ एक बोट। लैला ने कुछ देर डेक पे ही साए में नैपिंग का फैसला किया।
बच्चे पूल में खूब उछल कूद मचा रहे हैं। लाउंज की खिड़की के साथ नील की लहरें टकरा रही हैं। आज हमने कुंभ ओमो टेम्पल की सैर के लिए आना था। तो कुंभ ओमो का मतलब है हीप ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने का पहाड़। ये एक डबल और मिक्स टेम्पल है। डबल इसलिए कि ये दो गॉड्स गॉड हॉरस और गॉड सोबेक की प्रतिष्ठा के लिए बना है। हॉरस है कि पीछे भी बयान किया गया है कि इस गॉड का सर जो है वो फैलन यानी वो कातरा का होता है, और सोबेक गॉड सोबेक जो है वो क्रोकोडाइल। तो ये एक मिक्स टेम्पल है, और क्योंकि ये डुअल टेम्पल इसलिए इसके अंदर दो ही सिमेट्रिकल हॉल हैं, दो एंट्रीज हैं और दो सेंचुरीज भी हैं। और एडफू टेम्पल की तरह ये भी एक मिक्स टेम्पल है, क्योंकि ये भी तकरीबन 1 सदी कबल मसीह पहले बना था और ग्रीक एरिया में यानी टोमैक एरिया में। तो इनमें भी जो पुराना इजिप्शियन रिलीजन है उसकी भी अलामात हैं, और जो ग्रीक रिलीजन था उसकी भी अलामत हैं। ये टेम्पल के साथ क्रोकोडाइल म्यूज़ियम है। तो क्योंकि इजिप्शियन क्रोकोडाइल्स को सोबेक गॉड की अलामत समझते थे, तो इन क्रोकोडाइल्स भी वो ममीज़ बना के प्रिजर्व करते फ़िरौनों की तरह। अगली बार हमने अबू सिम्बल जाना है, तो सुबह सवेरे 4:30 बजे अला हम दोनों का नाश्ता लिए तैयार है। पीछे हमारी वैगन हमें अबू सिम्बल ले जाने के लिए तैयार है। हम तकरीबन 3 घंटे में अबू सिम्बल पहुँचेंगे। अबू सिम्बल में असल में 2 टेम्पल हैं। एक रमीसेस II ने अपने लिए और एक अपनी फेवरेट बीवी नेफरटेरी के लिए बनवाया था। इन टेम्पल्स को स्विस एक्सप्लोरर बुरहार्ट ने 1900 में दरियाफ्त किया और दुनिया को इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन बाद में भाई अस्वान डैम बना और उसके पीछे बहुत सारा दरियाए नील का अपनी झील से या लेक नाले की शक्ल में इकट्ठा हो गया। तो इस बात का खदशा था कि ये टेम्पल सारे डूब जाएंगे। तो इसको 1964 में एक नई जगह पर रीलेट किया गया। अबू सिम्बल के बड़े टेम्पल में 4 मूर्तियाँ रखी हुई हैं। 3 गॉड जिनके नाम पे बनाया गया है, यानी आमुन, रा होरख्ते और पटा, और चौथी मूर्ति जो है वो रमीसेस II है, जिसने कि ये टेम्पल अपने लिए बनवाया। दूसरा टेम्पल जो इसकी निस्बतन छोटा है, तो जैसा कि मैंने आपसे किया, वो रमीसेस II ने अपनी फेवरेट बीवी नेफरटारी के बनवाया, और ये दोनों साइड हैं। इस वक्त इस प्रीमियर रमीसेस II वाला बड़ा टेम्पल रमीसेस II और 3 गॉड्स के कुल 4 स्टैचूज। और जैसा पहले आपसे जो है, ये एक इंजीनियरिंग कला है कि इतने बड़े 2 टेम्पल्स को लेक नासे में से बचाने के लिए 1968 में ऊंची मकाम लोकेट किया गया। अस्वान 4 लाख की आबादी का एक इंतहाई खूबसूरत शहर है,
और सन 909 से लेके 1171 ईस्वी तक तकरीबन 250 साल इस पर इस्माइली शिया की जो है हुकूमत रही है, जिसको फ़ातिमी डायनेस्टी कहते थे। आज भी असवान इस्माइली फ़िरके के दिल के बहुत करीब है और इसीलिए सर आगा ख़ान सोइम और सर करीम आगा ख़ान दोनों यहीं पे मदफून हैं। शाम और रात को क्रूज़ शिप के लाउंज में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलता रहता है, किसी न किसी किस्म के डांस, कोई मौसीकी या इस किस्म की कोई ना कोई और एंटरटेनमेंट। क्रूज़ कंपनी अपने मेहमानों के लिए ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ लोग बुला के जो परफॉर्मर्स होते हैं परफॉर्मेंस करवाते हैं ताकि लोग अपने क्रूज़ के टाइम को सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकें। ये घोड़ा किसकी तलाश में आया और दाएं बाएं किसको ढूंढ रहा है? ओह, ये तो सीधा लैला की तरफ आ रहा है। ओह, लैला को चखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि इसको खाना जो है ना सेफ नहीं है, इससे पेट में दर्द होने का एहतमाल है, इसलिए वो छोड़ के आगे चला गया। इसी तरह मेहमानों की पार्टिसिपेशन के साथ छोटे छोटे कई आइटम पेश किए जाते हैं। अगले दिन सुबह हमने असवान हाई डैम देखने जाना था। दरियाए नील जो है वो बार बार तुग़यानी में आ जाता था, जिसकी वजह से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उनकी यहाँ पे अमलदारी थी तो ओल्ड असवान डैम बनाया था, लेकिन बाद में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असवान हाई डैम के नाम से मिस्र ने रशिया के साथ मुकम्मल किया। ये एक डुअल मंसूबा है। इसके में दरियाए नील के पीछे एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है पानी इकट्ठा करने और ज़ख़ीरा करने की वजह से बन गई है, इसको लेक नासिर कहते हैं, और यहीं से बिजली भी पैदा होती है। ये आपके सामने दाएं तरफ इनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये वाला जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। और ये दरियाए नील का पानी इकट्ठे होने की वजह से बनने वाली लेक नासिर है, जो तकरीबन 60 किलोमीटर तक पीछे चली गई है। और अब आप देख रहे हैं इजिप्शियन रशियन फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट जो हाई डैम के साथ बना हुआ है। असवान हाई डैम के बाद हम फ़िला टेम्पल देखने के लिए गए, जो कि एक जजीरे पे तामीर किया गया। ये टेम्पल भी जो है वो लेक नासिर की जद में आ रहा था, इसलिए इसको एक ऊंचे मकाम पे एक आइलैंड के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया। इसकी सेटिंग इंतहाई खूबसूरत है और अगर आप इजिप्ट जाएँ तो हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि फ़िला टेम्पल को बिल्कुल मिस ना करें।
और क्योंकि ये एक आइलैंड पे है इसलिए आपको एक कश्ती के ज़रिए इस टेंपल में जाना पड़ता। फिले टेंपल तक कश्ती की राइड भी इंतहाई खुशगवार है। और अब आपके सामने ये बैकग्राउंड में फिले टेंपल नज़र आना शुरू हो गया। तो ये है असवान ओल्ड डैम की लंबी दीवार। वेलकम टू फिला टेंपल। कश्ती से उतर के हम फिला टेंपल की तरफ चलते हैं, जिसको अपनी ओरिजिनल जगह से हटा के 1970 में इस आइलैंड पे, जिसका नाम एजिल्किया आइलैंड है, इस पे शिफ्ट किया गया था ताकि ये कहीं लेक नासे में डूब ना जाए। इजिप्ट की मुनासबत से इनका ड्रेस भी इजिप्शियन है। फिला टेंपल गॉड आइसिस की ताज़ीम में बनाया गया, जिसको गॉड ऑफ हीलिंग भी कहते हैं। इसीलिए इस टेंपल में पीछे हाइलोग्राफिक लैंग्वेज में बहुत सारे जो कदीम मिस्र में सर्जरी के औज़ार वगैरह इस्तेमाल होते थे, उनकी तस्वीर और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मौजूद है। फिले टेंपल से भी एक ऑब्लिस्क जो यानी कि लाट है, वो इंग्लैंड को तोहफे के तौर पे दे दी गई थी, जो कि वहाँ पे डॉर्सेट के गार्डन में लगी हुई है। यहाँ ये भी बात दिलचस्पी का बायस है कि ये ऑब्लिस्क और रोजेटा स्टोन, जिसका पहले जिक्र हो चुका है, ये बहुत वाइटल थे। इन्होंने हायरोग्राफिक लैंग्वेज को समझने में बहुत मदद की। और फिला टेंपल के पुरसकून रेस्टोरेंट में a cup of tea।
और अब हमारे क्रूज़ ट्रिप के 5 दिन के आखिर पर एक नूबियन विलेज की सैर। नूबिया दरियाए नील के साथ साथ का वो इलाका है जो मिस्र के जनूब से सूडान के शुमाल तक फैला हुआ है। इस इलाके में मिस्र से भी कदीम सिविलाइजेशन आबाद थी। नूबिया जाने के लिए हमें एक बोट लेनी थी और लैला ने फैसला किया कि हम तो बोट के अपर डेक पे बैठ के जाएंगे। लें जी, हमारी बोट बैक हो रही है और अब हम निकलते हैं नूबियन विलेज की सैर पे। रास्ते में हमें एक बोट मिली जिस पे बच्चियां इजिप्शियन म्यूजिक पे डांस कर रही थी। हम भी किसी से कम नहीं। हाँ जी। नूबियन विलेज तक बोट का ये सफ़र बहुत खूबसूरत था। रास्ते में बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट्स, कश्ती को छूते हुए दरख्त और झाड़ियाँ। हल्की ठंडी मीठी धूप। कश्ती का ये सफ़र बहुत ही दिलफरेब था। और कहीं कहीं पत्थरों के दरमियान बहुत ही पतला सा रास्ता जिसको बहुत एहतियात से कश्ती को नेविगेट करना पड़ता था। कुछ मंचले इस पानी में स्पीड बोट भी भगा रहे थे। दूर पहाड़ पर खूबसूरत घर और दरिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ। पहाड़ पर रंग बिरंगे खूबसूरत घर। और रास्ते में कई इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट।
तकरीबन 40 मिनट की खूबसूरत बोट राइड के बाद आखिर हम न्यूबियन विलेज पहुंच गए। इस गांव में उतरते यूं लगा गोया हम 200 साल पीछे चले गए। आइए आपको इस गांव के घर के अंदर लेके चलते हैं। सो कलरफुल। घर वालों ने चाय से हमारी तवाज़ो की। अरे ये क्या, इस घर वालों ने एक पालतू मगरमच्छ और उसका बच्चा भी रखा हुआ। गांव में तकरीबन 2 घंटे गुजारने के बाद अब वापसी का सफ़र असवान की जानिब। बादबानी कश्ती का एक अपना हुस्न है। ये देखें, जज्बा सच्चा हो तो कश्ती की किसको ज़रूरत है। लें जी, आखिर हमारा 5 दिन का नाइल क्रूज़ ख़त्म हुआ और टूर कंपनी ने हमें असवान में हमारे होटल में ड्रॉप कर दिया। हमारे होटल का नाम है नाइल ओबलिस्क होटल असवान। यहाँ एक रात गुजारने के बाद कल हमने कायरो जाना है, जहाँ से डायरेक्टली एयरपोर्ट से हम अलेक्जेंड्रिया यानी सिकंदरिया चले जाएंगे। आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा सिकंदरिया पे भी। और हाँ, आइए ना हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं ओबलिस्क होटल में। ये बिल्कुल स्विमिंग पूल के ऊपर वाक़ है। हमारे कमरे से लैला और स्विमिंग पूल का मंजर। आइए इस खूबसूरत होटल का एक चक्कर लगाते हैं। ये हीटेड पूल है। शाम को पूल साइड पर बारबेक्यू टेरेस। होटल का रिसेप्शन हॉल और लॉबी।
लैला को खूब भूख लगी थी तो हमने होटल के इटालियन रेस्टोरेंट में लंच का फ़ैसला किया। और ये है अस्वान एयरपोर्ट। यहाँ से हमने कायरो जाना है, जहाँ से डायरेक्ट टैक्सी लेके हम अलेक्जेंड्रिया जाएंगे। अलेक्जेंड्रिया के ट्रैवल व्लॉग में भी हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। अस्वान से खुदा हाफिज़।